हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो हैं यूपी के लिए यूपी ठीक है? यूपी यूपी के लिए जो है टेस्ट सीरीज कर रहे हैं दृष्टि आईएएस के लिए। और आज जो है ये जो है टेस्ट नंबर 3 का जो है सेकंड पार्ट है। कितना? टेस्ट नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो चलो 51 नंबर हम इससे पहले हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से कवर करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य जो है साहित्य ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 का है आचरण सूत्र, दूसरा कह रहा है सूत्र कृतांग, तीसरा कह रहा है कल्प सूत्र, और चौथा कह रहा है भगवती सूत्र, पांचवा कह रहा है मणिमेखले। तो आपको बताना है इनमें से कौन से जो है ये ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 2, ऑप्शन 2 कहता है 1 2 3, ऑप्शन सी कहता है 1 2 3 4, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है। जैसे आचरण सूत्र है, जो ये क्या है, ये जैन धर्म ग्रंथ में जिसमें भिक्षुओं के आचरण की बात करता है, अनुशासन की बात करता है, तो ये तो है। सूत्र कृतांग में जैन मान्यताओं के बारे में बात बताता है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और बात करें कल्प सूत्र, तो एक जीवनी अनुष्ठान है, तो ये भी ये होगा। ठीक, अब कह रहा है भगवती सूत्र, तो ये भी जो है जैन साहित्य से संबंधित है। लेकिन ये मणिमेखले जो है ये बौद्ध साहित्य से किससे संबंधित है? ये बौद्ध साहित्य संबंधित है, बौद्ध साहित्य संबंधित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, कह रहा प्रारंभिक, क्या कह रहा है, कलर कोई दूसरा हम लोग ले लेते हैं फिर शुरू करते हैं। हाँ, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, ठीक। तो कह रहा प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में पणि शब्द का अर्थ क्या है। तो पणि शब्द हमको बताना है। क्या बताना है? पणि शब्द के बारे में हम लोगों को बताना है। तो बताएं क्या है पणि शब्द। तो ऑप्शन ए कहता है आम लोगों की जनजाति सभाएं, ऑप्शन बी कहता है वस्तु विनिमय के लिए प्रयुक्त धन का प्रयुक्त, ऑप्शन सी कहता है यात्रा व्यापारी की कारवां व्यापारी, ऑप्शन डी कहता है पुरोहित राजा को परामर्श देते हुए और उनके अनुसार करना। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सी, यानी कि जो पणि थे वो क्या थे, वो एक प्रारंभिक वैदिक काल में 1500 से जो पणि शब्द का उपयोग जो है विशेष रूप में कब किया गया था। तो प्रारंभिक वैदिक काल कब से हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलो, और इसमें क्या बता था, जो पणि थे ये यात्रा व्यापारी और कारवां व्यापारी थे, यानी कि व्यापारिक थे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, थोड़ा इसका मोटा आ रहा है, थोड़ा हम लोग पतला करते हैं, 1 मिनट। ठीक, चलो यही सही है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ेंगे। ठीक, 52 हो चुका है। 53 क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है। तो सुमेलित के बारे में बताना है। कह रहा है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब जैसा कि आपको पता है सामवेद हमारे संगीत के बारे में बताया गया है, संगीत भारत में संगीत के बारे में बताया गया सामवेद में। दूसरा कह रहा है यजुर्वेद में प्राचीन दार्शनिक परम प्रश्न में है, तो इसमें इसके बारे में नहीं बताया गया जिसमें बोला है यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में बताया गया है विभिन्न देवताओं को समर्पित श्लोक वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो यजुर अनुष्ठान होंगे इसके बारे में बताया गया है। तो यजुर्वेद में अनुष्ठान या कर्मकांड के बारे में बताया। अथर्ववेद में इसमें कहा है, इसमें इस श्रुति और अनुष्ठान के बारे में बताया गया, तो ये गलत है। ये अथर्ववेद में जैसा आपको पता है जादू टोना के बारे में बताया गया, जादू टोना। ठीक है, ऋग्वेद इसमें पौरुषणी नदी के तट पर विशेष किए दशराज यज्ञ का वर्णन किया गया है। तो इस तरह मतलब सामवेद सही है, मतलब एक ऑप्शन और 4 ऑप्शन सही है। तो अब 1 और 4 सही है, बाकी ये गलत है, दूसरा तीसरा गलत है। तो 1 और 4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमको पहले बात सबसे पहले सही ढूंढना है क्या है। तो ऑप्शन कह रहा है सही है। ठीक, तुमको बताएं। कह रहा है नैनार भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके भजनों का संकलन पेरिया पुराण में किया गया है। दूसरा कह रहा है अलवार भगवान शिव के भक्त थे और उनके संगीत नालियार दिव्य प्रबंधन में संकलित किया गया। तो ये दूसरे अब दूसरे के विरोधी ही है, मतलब ये
उल्टा कर दिए गए। नैनार जो थे ये किसके, शिव के भक्त थे, किसके, शिव के भक्त थे, जबकि अलवार जो है ये विष्णु के भक्त थे। ठीक, किसके, विष्णु के भक्त थे, उल्टा हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित है। आपको सही युग्म सुमेलित करना है। कह रहा अक्का बाई, ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन के बारे में तरह। तो इनमें से कई सही सुमेलित करना है। तो 1 मिनट रुकिए जरा, थोड़ा ऊपर कर लें ताकि ऑप्शन भी दिखने लगे। ठीक है, चलो ऑप्शन दिखने लगे। चलो आपको बताना है अक्का महादेवी, जानाबाई, मीराबाई और बहिणाबाई के बारे में बताना है। ठीक है, तो अक्का बाई किस संबंधित थी, तो इसमें ऑप्शन में दिया है, देख लेते हैं। अक्का बाई जो है शिव भक्त, क्या थी, शिव भक्त। ठीक, और शिव भक्त जिसने सामाजिक मानदंडों को स्वीकार किया गया था। जानाबाई की क्या थी, तो जानाबाई जो महाराष्ट्र की निम्न जात की महिला थी जिसने घरेलू कामकाज और नामदेव की भक्ति पर कविताएं लिखी थी, तो ये भी सही है। मीराबाई की थी, मीराबाई कौन थी, ये कृष्ण भक्त तथा राजपूत की राजकुमारी थी, तो ये भी सही है। और बहिणाबाई कौन थी, तो ये विठोबा कृष्ण भक्त की जिन्होंने तुकाराम की भक्ति के साथ साथ वैवाहिक कर्तव्यों का भी पालन किया था। तो इस तरह से ऑप्शन क्या होगा इसका, बताएं ऑप्शन क्या होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी जो हैं। चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो लैटानी और लैटिना या रेखा प्रसाद। ठीक, दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला फमसाना, क्या बोला है, फमसाना के बारे में उन्होंने बात की है। तीसरा बोला है वल्लभी। अब इनके बारे में बताना है कौन कौन सही सुमेलित है। चलो देखते हैं। तो लैटिना रेखा प्रसाद क्या है, तो ये कह रहा है चैत्य गुफा के समान एक वैगन वाल्टेज छत है, तो ये गलत है। लैटिना ये होती हैं जो ऊपर नीचे से थोड़ा तिरछा होती हैं और ऊपर के कोने क्या होती है, थोड़ा अंदर की ओर झुकी होती है। ठीक है, ऊपर की ओर झुकी होता है, ऐसा होता है, तो ये गलत बता रहा है। ठीक है, तो चलो ये पता चल गया मुझे गलत है। अभी पता चल गया, तो एक गलत हो जाए। दूसरा कह रहा फमसाना, ये क्या है, तो फमसाना कम ढलान वाली स्लैबों के साथ चौड़े आधार और कम ऊंचाई वाली संरचना है जो सीधी रेखा से झुकी हुई प्रतीत होती है, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा बल्लभी मीनार जिसकी दीवारें अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, ये नहीं, ये ऊपर वाला है। और जो ये वाला है बल्लभी क्या होती हैं, तो ये ऑप्शन है बल्लभी, ये होती हैं, क्या होती हैं, चैत्य गुफा के समान एक वैगन वाल्टेड छत वाला एक आयताकार हाल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे, 1 और 3 जो है एक दूसरे के विपरीत कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका केवल सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, बाकी गलत है। चलो अब बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। कह रहा है गंधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, कौन सी शैली पर विचार करना है, तो हमको गंधार कला शैली पर विचार करना है। तो देखते हैं, गंधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा गंधार मूर्तिकला परंपरा बैक्टीरियन, पार्थियन और स्थानीय कलात्मक प्रभाव से विकसित हुई थी। ठीक है, दूसरा कह रहा गंधार जो है बौद्ध की मूर्तियां, वस्त्र और शरीर क्या था, शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से परिष्कृत और विवरण प्रदर्शित करती है जो कि प्रतीकात्मक अमूर्तता के स्थान पर शास्त्रीय यथार्थवाद को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही कह रहा, देखो एक थी गंधार कला, ठीक, और एक थी मथुरा कला, एक अमरावती कला थी। ठीक, तो जो गंधार कला थी इसमें यूनानियों का प्रभाव था, शरीर बढ़िया मसीला दिखाया जाता था। ठीक है, इसमें होता था। जो मथुरा कला है यह स्थानीय कला थी और इसमें क्या था, नीले धूसर का प्रयोग किया जाता था, इसमें क्या था, लाल धूसर प्रयोग किया जाता था और इसमें व्हाइट संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। ये कुषाण क्या था, संरक्षण में थी, ये भी कुषाण के संरक्षण में थी, जबकि ये सातवाहन के संरक्षण में थी। ठीक है, तो चलो और ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो गंधार में बुद्ध की मूर्तियां, देखो लिखा है गंधार में बुद्ध की मूर्तियां, गंधार में बुद्ध की मूर्तियां जो हैं वस्त्र तथा शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से परिष्कृत और विवरण प्रदर्शित करती हैं जो कि प्रतीकात्मक अमूर्तता के स्थान पर शास्त्रीय यथार्थवाद को दर्शाती हैं। क्या, शास्त्रीय यथार्थवाद को दर्शाती हैं। और ये दूसरा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गंधार मूर्ति कला परंपरा बैक्टीरियन, पार्थियन और स्थानीय कलात्मक भावों से विकसित हुई थी, तो ये भी कह रहा है। तो इस तरह से दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। कह रहा न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा। अब न्याय कह रहा बद्रनारायण, ये गलत है क्योंकि न्याय कौन से संबंधित थे, गौतम संबंधित थे। कौन से,
गौतम संबंधित थे न्याय से। चलो, अब ये करा वैशेषिक दर्शन कणाद ये संबंधित है, सांख्य दर्शन कपिल संबंधित है, मीमांसा जैमिनी संबंधित है। इस तरह 2, 3, 4 सही हैं और इससे गौतम संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलो कह रहा है कि निम्नलिखित में से 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक, तो देखते हैं क्या करा। निम्नलिखित में कह रहा रामानुजम, इधर दार्शनिक थे, एक ये मुख्य सिद्धांत है, और इधर ऑप्शन दिया है। कह रहा रामानुजम विशिष्टता द्वैतवाद, वल्लभ शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बार्क द्वैतवाद। तो आपको बताना है कौन इससे संबंधित था। ठीक है, तो चलो बताएं इसमें से कौन सा सही है। तो जैसे बताया कि रामानुज थे विशिष्टता द्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद ये सही है। ठीक है, विशिष्टता द्वैतवाद क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि ब्रह्मा एक है परंतु उसमें आत्माओं और जगत के रूप में गुण विशेष हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब विशिष्टता द्वैतवाद क्या कहता है? यह सिखाता है कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्म एक है परंतु उसमें आत्माओं और जगत के रूप में गुण जो हैं अलग हैं। ईश्वर व्यक्तिगत आत्माएं और ब्रह्मांड विभाज्य है। ठीक, चलो दूसरा कह रहा है वल्लभ, ये शुद्धता द्वैतवाद, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, शुद्धता द्वैतवाद क्या मानता है कि ये जगत और ईश्वर दोनों वास्तविक हैं या मायावी नहीं है। मतलब ये कहते हैं मायावी नहीं है, वास्तविक हैं। शंकराचार्य का था अद्वैता द्वैतवाद, जो कि इसमें नहीं है। दूसरा क्या बोला है? निम्बार्क के बारे में बोला। निम्बार्क, तो निम्बार्क किससे संबंधित है? तो निम्बार्क जो भेदा भाव से संबंधित है। किससे? भेदा भाव से। ठीक, जबकि ये गलत कहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है। देखो रामानुजम पूछा जाता है मिलन करने के लिए, तो रामानुजम जो विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित थे, वल्लभ को थे शुद्धता द्वैतवाद थे, शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित थे। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा। चलो इस तरह का एक बी ऑप्शन सही होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो है 60 की तरफ चलते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित कीजिए। ठीक, अभिदत्त का मालिका मित्रम, मुद्रा राक्षस और स्वप्न दास्ता रत्नावली। आपको बताना है कौन जो सुमेलित हैं। जैसे कह रहा है मालविका गिग्नमित्रम, मालिकावा गिग्नमित्रम को है कालिदास से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है कहा है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त से संबंधित है। स्वप्न दास्ता ये भास से संबंधित है, न कि भवभूति से। किस संबंधित है? भास से संबंधित है, ना कि भवभूति से। ठीक है, स्वप्न दास्ता किससे संबंधित है? भास से। किससे? भास से, लिख लीजिए भास। ठीक है, चलो अब बात करेंगे रत्नावली, तो ये हर्षवर्धन से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से एक सही है, दो सही, चार सही, यानी तीन जो है गलत है ये, क्योंकि भवभूति बता रहा है, भाव से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है, तो हमको बताना है। कह रहा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक, तो कह रहा सुत्त पिटक संघ और मठवासी अनुशासन लिए नियम, और तो ये देखो नियम और विनियम बताया गया, तो ये गलत है, क्योंकि सुत्त पिटक क्या में बताया गया? भौतिक उपदेश यानी कि नैतिक उपदेश के बारे में बताया गया। ठीक, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। विनय पिटक, तो विनय, देखो विनय से याद रखना, विनय मतलब ना तो ना विनय मतलब नियम कानून, तो संघ के नियम कानून के थे। ये देखो यहाँ पे नियम और विनियम था। ठीक, तो ये इससे हो जाएगा। अब कह रहा अभिधम पिटक ये चित्त और परम सत्य का दार्शनिक विश्लेषण करता है, तो ये तो सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कर दिए थे। विनय पट्टिका जिसमें क्या था? नियम कानून बताए गए थे, और शुद्ध पिटिका में नैतिक उपदेश शिक्षाएं बताई गई थी बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अब आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग करेंगे। तो कह रहा भारत में प्रौद्योगिक शैल चित्रकलाओं के संबंध में निम्नलिखित बताना है। भारत में प्रागैतिहासिक जो है शैल चित्रकलाओं के संबंध में विचार करना है। ठीक, प्रागैतिहासिक चित्रकलाओं के बारे में विचार करना है। कह रहा भारत में सबसे प्रारंभिक प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं उच्च पुरा पाषाण काल में संबंधित हैं। तो आपको पता होगा उच्च पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। ठीक है, एक के 3 भागों में बांटा गया था। ठीक, मध्य पुरा पाषाण काल। तो ये कह रहा है भारत में सबसे प्रारंभिक प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित थी। किससे? उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित थी, तो ये कह रहा है बिल्कुल सही है। शैल चित्रों का सर्वाधिक संकेंद्रण विंध्य पर्वत और उसकी कैमूर श्रृंखला में, तो ये बिल्कुल ये भी सही कहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो कितना नंबर था? 62 नंबर क्वेश्चन था। तो उच्च पुरा पाषाण काल की जो कलात्मक विधियां शुरुआत का प्रतीक थी। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत और कैमूर शाखा में उत्तर प्रदेश तक विस्तृत थी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। चलो 63 नंबर
अब कह रहा है निम्नलिखित में से, हाँ कह रहा है निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। इधर राजस्थानी शैलियाँ, इसकी विशेषताएं, जैसे मेवाड़ शैली ये किससे संबंधित है, किशनगढ़ शैली किससे संबंधित है, बूंदी शैली किससे संबंधित है, बीकानेर शैली किससे संबंधित है। तो कह रहा मेवाड़ शैली नगर के विस्तृत दृश्य दिखाने वाली तमाशा चित्रकला थी, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा कह रहा किशनगढ़ शैली ये सातवाहन सिंह और बाड़ी ठाड़ी की रोमांटिक की उदतियाँ थी, तो जो ये रोमांटिक की उदतियाँ थी क्या, संवाद शैली और किशनगढ़ बड़ी ठड़ी रोमांटिक की उदतियाँ थी, तो ये बिल्कुल सही है। बूंदी शैली कह रहा मुगल दरबार के दृश्य चित्रों से, ये मुगल दरबार से संबंधित नहीं थी, ठीक है, बूंदी जो है मुगल दरबार से संबंधित नहीं थी, तो यही गलत हो गया, क्योंकि बूंदी जो है हड़ौती क्षेत्र की कला थी। कहाँ से, हड़ौती क्षेत्र की कला थी, हड़ौती, ठीक है, ये गलत हो गई। बीकानेर शैली ये लघु चित्र के सूक्ष्म रेखांकन और मुगल प्रभाव तथा मंदिम रंगों के लिए प्रसिद्ध थी, तो इस तरह से ये सही हो गया। और एक मिनट, हाँ, तो इस तरह से ये सही होगा और ये सही होगा और ये गलत है, ये सही है, तो 1 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के रूप में ध्रुपद के बारे में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ध्रुपद के बारे में बताना है। आपको पता है 2 संगीत है, एक हिंदुस्तान संगीत और एक कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तान संगीत में जो है मुगल काल का जो है, जो मिडिल ईस्ट था उसके जो है काफ़ी प्रभाव बता, मतलब मुगलों का, क्योंकि आए थे, मुगल आए थे, दिल्ली सल्तनत लोग आए थे, तुर्की लोग आए थे, इनका प्रभाव था। जबकि जो हिंदुस्तानी संगीत था ये दक्षिण भारत में गाया जाता है, इसमें किसी का प्रभाव नहीं था, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो कह रहा ध्रुपद रचनाएं बिना किसी गीतात्मक घटक के शुद्धवाद संगीत के उपयोग पर आधारित थी। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास मुगल काल के दौरान ध्रुपद परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक थे, तो ये बताना है आपको। ऑप्शन कह रहा है 1 या 2, सी का 1 2 या डी का कोई नहीं, तो इनमें से बताएं कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें कहा है ध्रुपद शास्त्रीय संगीत, तो आपको जैसे पता है ये सबसे प्राचीन है, लेकिन ध्रुपद रचनाएं केवल वदात्मक नहीं होती थी, सुरात्मक भी होती थी। क्या होती थी, इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है कि ध्रुपद रचनाएं बिना किसी गीतात्मक घटक के होती थी, जबकि ये गलत लिखा है, उसमें गीतात्मक भी होता था, इसमें कह नहीं घटक नहीं होता था, ठीक। बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास मुगल काल के दौरान ध्रुपद के प्रमुख प्रवर्तक थे, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह बी सही है, ऑप्शन नंबर बी का सही होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही व्याख्या के लिए लिखिए। कह रहा है इधर नृत्य दिए गए हैं, उधर राज्य दिया गया है, सत्रिया नृत्य, कथक नृत्य, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। अगर आपको 1 2 पता है तब भी आप मिला लेंगे। जैसे हमको पता है भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, ठीक, और कथक जो है उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक। आप देखो 2 भी पता है तब भी आप मिला ले जाएंगे। जैसे भरतनाट्यम डी का 1 कहाँ पे, इसमें है, इसमें है, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब ये दोनों मिलान करना है। फिर कथक जो है बी का 3 इसमें भी है, बी का 3 इसमें भी। अब आपको एक और पता होना चाहिए, जैसे हमको कुचिपुड़ी पता है आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक। सी का 4, अब देखो इसमें सी का 4 इसमें है। अब आपको पता है सत्रिया जो है असम में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है, तो कथन के बारे में तरह कह रहा थांगटा जो है मणिपुर से संबंधित है, कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है, छऊ जो है उड़ीसा से संबंधित है, तो इनमें से कह रहा कितने सही हैं ये बताना है, ठीक है। तो इनमें सही के बारे में बताना है कितने सही हैं। तो देखो थांगटा जो है ये तो सही सुमेलित है, कालबेलिया जो राजस्थान से है, छऊ जो है उड़ीसा में, तो इस तरह से डी ऑप्शन होगा, यानी कि सभी सुमेलित हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा हर्ष का प्रशासन सामंतों की बढ़ती शक्ति और भूमि अनुदान आधारित भुगतान व्यवस्था के कारण विकेंद्रीकरण हो गया था। दूसरा कह रहा हर्ष के शासन की तुलना गुप्त साम्राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति में बेहतर थी, जैसा कि फयान और हिनशांग के यात्रा वृत्तांत से बताया गया है। तो आपको बताना है इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। नीचे ऑप्शन दिया है, कह रहा ऑप्शन नंबर, हाँ नीचे दिया है ऑप्शन कह रहा 1 होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, तो इनमें से आपको बताना है। दोबारा फिर से देखिए, कह रहा है कि हर्ष का प्रशासन सामंतों की बढ़ती शक्ति और भूमि अनुदान
और आधारित जो है भुगतान व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के बारे में बात करता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। हर्ष के शासन की तुलना जो है गुप्त साम्राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर थी, जैसा कि फाहियान और हिंसांग के वार्तावतान से बताया गया है। तो ये भी सही कहा गया है। तो इस तरह से दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्या सी? चलो आगे देखते हैं। कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जैन दर्शन के संबंध में हमको जो है विचार करना है और सही कथन ढूंढना है। कह रहा है जैन सिद्धांत के अनुसार देवता अस्तित्व में है, किंतु वे मनुष्यों के विपरीत कर्म पुनर्जन्म से पूर्णता मुक्त थे। अब देखो ये बोला पूर्णता मुक्त थे, तो जब ये जैन धर्म क्या करता था, ये देवता के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन ये कह रहा है किंतु ये मनुष्य के विपरीत कर्म पुनर्जन्म पर पूर्णता मुक्त नहीं बताया गया है जैन धर्म में। वो बोला है कि जैसे मनुष्य जो है क्या करता है कि जैसे मनुष्यों के पुनर्जन्म और ये सब होता है, वैसे भगवान का भी सब कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कह रहा पूर्ण मुक्त थे, तो पूर्ण मुक्त नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा कह रहा है जैन धर्मों में जीवों के वर्गीकरण के अनुसार पौधों और मूल प्राणियों में केवल एक ही इंद्रियां होती हैं, जबकि मनुष्यों में सभी 5 इंद्रियां विद्यमान होती हैं। तो 68 नंबर क्या कह रहा है? तो बताएं क्या कह रहा है 68 नंबर। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही होगा। चलो अब 69 चलते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की मृदभांड कला के संदर्भ में, हड़प्पा सभ्यता की मृदभांड कला के संदर्भ में कथन सही कथन ढूंढना है। तो सही कथन के बाद विचार करते हैं। कह रहा है हड़प्पा काल के चित्रित मृदभांड पर सामान्यतः लाल लेप पर काले रंग से बनी आकृतियों का उपयोग होता था, जिसमें ज्यामिति पैटर्न, पौधों और पशुओं का चित्र शामिल था। तो सही बात बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हड़प्पा काल के चित्रित मृदभांडों पर सामान्यतः लाल लेप और काले रंग से बनी आकृतियों का उपयोग होता था, जिसमें जो है ज्यामिति पैटर्न, पौधों तथा पशुओं के चित्र शामिल हुआ करते थे। तो ये सही है। मृदभांड शैली में एक रूपता इसलिए बढ़ी क्योंकि गुजरात और राजस्थान की स्थानीय मृदभांड परंपराएं पूर्णतः हड़प्पाई शैली से प्रतिस्थापित हो गई थी। तो भैया पूर्णतः हड़प्पा शैली से नहीं प्रतिस्थापित हुई थी, तो ये तरह तो गलत है। इस तरह तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या इसका है। ठीक है, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, 1 मिनट में देख के बताता हूँ। हाँ, ए ही सही है। ठीक है, चलो 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। इधर दिया पूरा पाषाण स्थल, इधर दिया राज्य। आदमगढ़, पाटन, बेलन घाटी, हुमसंगी। तो इसके आप बारे में बताना है कौन सही सुमेलित है। ठीक है, चलो कितना नंबर है क्वेश्चन? 70 नंबर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए, ये देखो दिए गए हैं। तो चलो ये ऐसे अलग अलग आ रहा है, तो हम लोग इसको अलग अलग करना पड़ेगा। 70 नंबर चलो कर लेते हैं। कह रहा आदमगढ़ तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, पाटन जो है महाराष्ट्र से, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, और हुमसगी जो है कर्नाटक में। ठीक है, इस तरह ए बी सी डी ये सही सुमेलित हैं, ये सब सुमेलित हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो अब देखते हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के बारे में अच्छा क्वेश्चन है चोल वाला। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चोल साम्राज्य के बारे में क्या बात कही गई है। कह रहा है, देखते हैं। कह रहा चोल साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन ढूंढना है। इसकी स्थापना राजा राम प्रथम ने अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम की सहायता से की थी, एक कहता है। दूसरा कहता है राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में सफल नौसैनिक अभियान की स्मृति में गंगईचोलपुरम की स्थापना की थी। ऑप्शन 1 कहता है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इनमें बताना है आपको। तो देख लेते हैं क्या होगा। कह रहा है इसकी स्थापना राजा राम प्रथम ने की, यही से गलत हो गया क्योंकि इसकी स्थापना विजयलय ने 9वीं शताब्दी में किया था। किसने? विजयलय ने किया था, विजयलय। ठीक है, चलो 1 मिनट हम लिखते हैं किसने किया था। विजयलय ने किया था चोल साम्राज्य की स्थापना। ठीक, विजयलय, ठीक विजयलय ने किया था एक बार। चलो ठीक, दूसरा कह रहा है राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सफल नौसैनिक अभियान की स्मृति में गंगईचोलपुरम नगर की स्थापना की थी। तो ये कह रहा गंगईचोलपुरम की नगर की स्थापना की थी, जबकि ये नहीं, उसने किया था पश्चिम बंगाल में अटैक किया था पाल वंश पर, और उसके जीत के बाद जो है ये गंगईचोलपुरम की जो है स्थापना की थी। उन्होंने गंगा का पानी एक उठा के दक्षिण भारत ले गया था, उसमें एक नदी में डाला था। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग। गंगा कोंड, गंगा की विजेता कहते हैं इसे। ठीक, चलो 72 नंबर।
देखते हैं क्या है। 72 नंबर कह रहा है चौक और त्रिभंग लयात्मक तकनीकें किस शास्त्रीय नृत्य से थे। तो आपको बताना है जो चौक होता है क्या होता है, चौक, चौक और त्रिभंग लयात्मक जो है तकनीकें किस शास्त्रीय नृत्य से थी। तो आपको बताओ किस शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन कह रहा है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कहता है कथक, ऑप्शन सी कहता है उड़ीसी, ऑप्शन डी कहता है मणिपुरी। तो आपको बताना है ये चौक और त्रिभंग जो है लयात्मक किससे थी। तो ये उड़ीसी से थी, उड़ीसी। ठीक है, चलो क्या थे, उड़ीसी से संबंधित थे। चलो आगे देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन पूरा दिख रहा है तो हम लोग इस चीज कवर कर लेते हैं। चलो कह रहा सूची वन सूची टू को सुमेलित करना है। ठीक, तो बताएं। कह रहा लोथल, तो चन्हौ दड़ो, राखी गढ़ी, हड़प्पा। तो आपको पता है जैसे लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है, चौहन दौड़ो सिंधु नदी किनारे जो कि पाकिस्तान में है। ठीक, कहाँ है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। ठीक, राखी गढ़ी जो भारत में है, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है। इस तरह से सही सुमेलित और ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 74 नंबर है, बता रहा है मेसोपोटामिया अभिलेख में उल्लेखित मगन जिसका हड़प्पा क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये मगन क्षेत्र जो है किससे संबंधित है, ये मगन क्षेत्र। तो बताएं बहरीन से, सिंधु घाटी से, ओमान से, मध्य एशिया से। तो आपको बताना है 74 नंबर। ठीक है, तो बताओ किससे संबंधित था। तो ये मगन शब्द ओमान से संबंधित था, किससे, ओमान से। क्योंकि और दिलमुन किससे संबंधित था, दिलमुन बात करें तो दिलमुन बहरीन से संबंधित था। दिलु ये पूछा जाता है। ठीक है, मुन दिलमुन बहरीन से संबंधित था और मगन ओमान से संबंधित था। मेलुहा जो थो, मेलुहा किसे कहा जाता है, सिंधु घाटी मेलुहा को, जो मेलुहा क्षेत्र सिंधु घाटी से संबंधित था। ठीक है, मेलुहा। ठीक, चलो तुरान तो मध्य एशिया को, अगर तुरान पूछ लिया जाए तुरान किस संबंधित था तो मध्य एशिया से, किससे, मध्य एशिया। ठीक, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। और रुको 75 नंबर कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित बात करना है। ये ताम्र स्थल है, इधर राज्य है। ठीक, उनके बारे में आपको बताना है। चलो देखते हैं। कह रहा हड़प्पा, कयाथा, तहमाबाद, नौदा टोली। तो आपको मिलान करना है कौन कौन सही सुमेलित था। तो जो कह रहा हांड, आहंड तो राजस्थान से था, सही सुमेलित है। कयाथा मध्य प्रदेश से था, दैमाबाद महाराष्ट्र से था, नवादा टोली ये देख रहा आंध्र प्रदेश कह रहा है। तो नवादा टोली जो है नवादा टोली जो है ये जो है मध्य प्रदेश से था, एमपी से ये भी था। तो इस तरह से 4 तो गलत है, 1 2 3 3 सही है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे देखते हैं। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन करा, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई पशुपति मोहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके साथ जुड़ी है। तो जो विशेषता इसके साथ जुड़ी है ये बताइए। ठीक, एक मिनट। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई पशुपति मोहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके साथ जुड़ी है। क्या तीन सिर और सींग वाला एक पुरुष देवता, एक पांव को दूसरे पांव के ऊपर रखकर योग मुद्रा में बैठा, 4 पशु तथा 2 हिरण में घिरा हुआ, प्रत्येक हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा अक्षर होगा। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो कह रहा 3 सिर और सींग वाला एक पुरुष देवता, तो ये सही था। एक पांव को दूसरे पांव में ऊपर रखकर योग मुद्रा में बैठना, ये भी सही था। तीसरा कह रहा 4 पशु तथा 2 हिरणों से घिरा हुआ, ये भी सही था। कह रहा प्रत्येक हाथ में त्रिशूल, ये इसकी बात नहीं थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 2 3 ए सही होगा। 76 का ए देख लेता हूँ, एक मिनट। मेरे हिसाब से ए 76 का ए बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। कह महाजनपदों की राजधानी रचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, कह रहा नगर महाजनपदों में सामाजिक राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा महाजनपदों की राजधानी
और राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था? कौन से कथन सही के बारे में पूछा है महाजनपदों की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में, तो बताएं कौन सा कथन सही था। ऑप्शन ए कहता है नगर महाजनपदों के सामाजिक राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी। दूसरा कह रहा है कुछ महाजनपदों में स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र थे, जबकि अन्य कृषकों द्वारा गठित सहायक सेना पर निर्भर थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा 68 नंबर क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो कह रहा महावीर, बुद्ध, मक्खली गुसाल, आपको मिलान करना है 78 नंबर क्वेश्चन के बारे में, सॉरी 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। कह रहा महावीर, महावीर क्या थे? ये कठोर तपस्या और त्याग से विश्वास करते थे, तो ये बिल्कुल सही बात कहा है। बुद्ध क्या थे? ये आध्यात्मिक चिंतन पर का खंडन करते थे, तो ये भी सही है। मक्खली गुसाल नजो भाग्य नियति में विश्वास करते थे और स्वेच्छा को नकारते थे, तो ये नियति में विश्वास करते थे मक्खली गुसाल। तो इस तरह से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। चलो अब हम 79 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में धार्मिक सुधारों के संदर्भ में क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में, ठीक है, प्राचीन भारत में और धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन चारवाक दर्शन का सर्वाधिक सटीक वर्णन करता है? तो चारवाक दर्शन के बारे में बता रहा है। तो कर्म और पुनर्जन्म की स्वीकार्यता, आत्मा की अमरता, पर मरणोपरांत जीवन का खंडन और आत्मा की स्वीकृति। और डी कह रहा है कठोर त्याग और अभ्यास। तो बताएं 79 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आंसर, ठीक है। तो ये कहते हैं मरणोपरांत जीवन का खंडन और आत्मा की अस्वीकृति। चारवाक दर्शन ये था, उन्होंने कहा था जब तक जियो तब तक घी लेके पियो। उन्होंने कहा मतलब मनुष्य का जीवन जो है आप जब तक हैं तो अच्छे से चाहे उधार लीजिए, लेकिन अच्छे से अपनी जीवन जिए, ठीक है। इन भौतिक बात पे ज़्यादा उन्होंने बात कही थी। चलो चलो 80 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। कह रहा मौर्य साम्राज्य के विघटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौर्य साम्राज्य का विघटन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। उन्होंने कहा था गुप्तचर व्यवस्था सहित प्रशासनिक तंत्र के अप्रभावी होने से दूरस्थ प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण कमजोर हो गया। सही, बिल्कुल बात सही। जो उनका गुप्तचर व्यवस्था थी जब कमजोर हो गई तो जाहिर सी बात है उनका जो है कमजोर हो जाएगा शासन। विशाल स्थायी सेना बनाए रखने के साथ के आर्थिक बोझ से साम्राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आप देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। कह रहा मौर्य साम्राज्य के उपरांत भारत में इंडो यूनानी प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक, इंडो यूनानी के बारे में बताना है। तो जैसे पता है इंडो यूनानी जैसे सबसे पहले कौन आता है? बैक्टीरियन है, तो BSKP। तो बैक्टीरियन यूनानी को बोलते हैं। सर कुषाण पार्थियन, इस तरह से BSKP से याद रखना, ठीक है। तो चलो तो कह रहा इंडो यूनानी शासकों ने भारतीय धार्मिक परिदृश्य को आत्मसात किया, जैसे कि मेनांडर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने को स्पष्ट बात होता है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? चलो 81 नंबर ये। दूसरा क्या कह रहा है? बैक्टीरियों से प्राप्त इंडो यूनानी लेखों में केवल सैन्य घटनाओं का उल्लेख है और धार्मिक आदान प्रदान का कोई उल्लेख नहीं। तो ऐसा हो सकता है धार्मिक आदान प्रदान का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या इसका ऑप्शन है। तो देखो ये तो करा बैक्टीरिया से प्राप्त इंडो यूनानी लेखों में केवल सैन्य घटनाओं का उल्लेख है और धार्मिक, देखो उसमें केवल लिख दिया गया। अब जैसे केवल आ गया तुम कह सकते हो केवल धार्मिक घटनाओं का, इससे गलत हो जाएगा ना, तो इस तरह से ये तो इसे गलत हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन। कह निम्नलिखित में से किसने शक शासकों को पराजित किया और किसने कह निम्नलिखित में से किसने जो है शक शासकों को पराजित किया और उत्तर पश्चिमी भारत में अपना शासन किया? हमने जैसे बताया था कौन कौन पहले आते, तो BSKP, ठीक। बैक्टीरियन शक को कौन पराजित किया था? कुषाण। फिर कुषाण ने शासक किया था, तो इसमें आपको बताना है शक को कौन पराजित किया था? कुषाण। फिर पार्थियन आ गए थे। चलो हो गया ना। चलो 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा मौर्योत्तर भारत में श्रेणियों या गिल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं? तो श्रेणियां वस्तुओं की कीमतों और गुणवत्ता को नियंत्रित करती थी, तो ये कह रहा। ऑप्शन 2 कह रहा बैंकिंग संस्थाओं के रूप में कार्य करती थी। ऑप्शन सी कह रहा प्रत्येक शिल्पी श्रेणी के नेतृत्व में श्रेणी नामक प्रमुख करता था, ठीक।
तो आपको बताना है 83 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर। तो कह रहा श्रेणियाँ वस्तुओं की कीमतों और गुणवत्ता को नियंत्रित करती थी, तो ये बिल्कुल बात सही किया, श्रेणियाँ जो है वस्तुओं की कीमत और वस्तुओं को नियंत्रित करती थी, तो ये बिल्कुल सही करा। ये बैंकिंग संस्थाओं के रूप में कार्य करती थी, तो ये क्या बैंकिंग संस्थाओं के बारे में काम करती थी, तो इस तरह से ये भी सही है, ठीक है। चलो, और दूसरा क्या बोला है, प्रत्येक शिल्पी श्रेणी को नेतृत्व सृष्टि नामक प्रमुख करता था, तो ये बिल्कुल सही कहा, प्रत्येक शिल्पी जो है श्रेणी का नेतृत्व सृष्टि करता था, इस तरह से सभी सम्मिलित होंगे। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 84 अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है मौर्योत्तर काल में, क्या बोला, मौर्योत्तर काल में के दौरान भारत रोमन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितनी वस्तुएं रोमन साम्राज्य द्वारा भारत में आयात की जाती थी। ठीक, आयात मतलब वहां से खरीदना, निर्यात मतलब भारत को बेचना, भारत से बेचना बाहर, ठीक है, निर्यात करना। ठीक, चलो, भारत जो है आज भी वर्तमान समय में बड़ी मात्रा में आयात करता है ज़्यादा, और निर्यात जो है बहुत कम करता है। अमेरिका, अब चाइना का है, हमारा पड़ोसी देश है, चाइना से भारत जो है 80 बिलियन डॉलर जो है के घाटे में है, और जबकि भारत भारत वहाँ को 80 बिलियन बेचता है, भारत खरीदता है वहाँ से 80 बिलियन का सामान, और वहाँ से वहाँ को बेचता है 12 बिलियन, ठीक, 12 बिलियन डॉलर, तो देखिए वो कितना घाटे में है। ठीक, चलो 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कह रहा मसाले करता था, मलमल और उत्तम वस्त्र करता था, सोना और चांदी आयात करता था, सोना चांदी नहीं आयात करता था, बहुमूल्य और रत्न हाथी दांत ये करते थे, तो इस तरह से 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है और अच्छा क्वेश्चन भी है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है ताम्रलिपि और मुजारिस, आर्किमेंडू और सुपारा, ये जो है प्राचीन बंदरगाह हैं, इनको बताना है। तो ताम्रलिपि जैसे आपको पता है, तो ताम्रलिपि कहाँ से होगा, तो बताएं। तो ताम्रलिपि कहाँ संबंधित था, पश्चिम बंगाल में था। ठीक, मुजारिस केरल से संबंधित था। ठीक, आर्कामेडू जो है, आर्कामेडू, तो आर्कामेडू तमिलनाडु से संबंधित था, तो सुपारा जो है महाराष्ट्र से संबंधित था। इस तरह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। चलो हम लोग आज यहीं तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है जब तीसरा करेंगे तो एक साथ 50 वो कर लेंगे और इधर 15 एक साथ कर लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, उसके बाद जो है उधर 50 उधर बचेंगे, 15 ये बचेंगे। ठीक है, तो एक साथ वो कर लेंगे, क्योंकि आज हम फ़ोन से क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उतना अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक, थैंक यू दोस्तों।